हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में हो गई। चलिए आज हम बिना लेट करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। बचपन से ही ख्वाहिश थी बड़े से बंगले में रहने की। मेरी यह ख्वाहिश पूरी हुई जब मेरे पति को ऑफिस की तरफ से एक बड़ा सा बंगला किराए पे मिला। बंगला क्या था, एक बड़ी सी हवेली थी। उसमें 5 कमरे थे। घर के बीच में पुरानी हवेली की तरह आंगन था जो ऊपर से खुला था। बाहर बड़ा सा बगीचा था और एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ को देख एक बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ। कुछ पल उसको एकटक देखती रही, फिर अचानक लगा जैसे किसी ने हल्का सा धक्का दिया हो। पर ज्यादा गौर न करते हुए मैं घर के अंदर चली गई। बच्चे तो मानो बहुत ही खुश थे क्योंकि इतना बड़ा घर उनके लिए तो सपना के समान था। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रहे थे। तभी छोटे बेटे ऋषभ ने चिल्लाने की आवाज आई। मैं और मेरे पति जो पीछे के कमरे में सामान लगा रहे थे भागकर आंगन में पहुंचे। ऋषभ डर से घबरा रहा था। मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया। वह रोते हुए बोला, मेरी गलती नहीं थी। अचानक किसी ने मुझे धक्का दिया और मेरा पैर मुड़ गया। उसकी बात सुनकर मेरा होश उड़ गया क्योंकि ऐसा ही धक्का मुझे ऊपर छत पर महसूस हुआ था। मैंने आंगन में चारों तरफ नजर दौड़ाई पर ऐसी कोई अजीब चीज मुझे नहीं लगी। अचानक से मेरे ऊपर कबूतर के पीठ गिरी। मैंने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो हैरान रह गई। वही पीपल का पेड़ जो बाहर बगीचे में था, उसका आधे से ज्यादा भाग आंगन पर साफ दिख रहा था। उसके पत्ते हवा से खूब तेज हिल रहे थे। न जाने क्यों पर उस पेड़ को देखते ही मेरी रोंगटे खड़े हो जा रही थी। रात को मैंने अपने मन का डर अपने पति से साझा किया। वह पहले तो हंसे, फिर थोड़ी गंभीर होकर बोले, देखो तुम्हारी जिद की वजह से मैंने इतने बड़े बंगले के लिए हाँ कहा है। इसीलिए इस वहम को दिमाग से निकाल दो और अपने सपने को खुलकर जियो। फिर दोबारा ऐसे घर में शायद ही रहने का मौका मिले। कह तो वह ठीक रहते। मैंने अपने आप को समझाते हुए सोचा कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। मैं अगले दिन घर की सफाई में जुट गई। हैरानी की बात यह थी, मेरे ज्यादा पैसा देने पर भी कोई काम वाली बाई मुझे नहीं मिल रही थी। मुझे घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ रहे थे। झाड़ू लगाते लगाते मैं थक गई थी तो स्टूल पर बैठकर आराम कर रही थी कि तभी अचानक मेरी नजर एक छोटे से बंद दरवाजे पर पड़ी। उस पर एक बड़ा सा ताला लगा था। पता नहीं क्यों मन हुआ कि उस कमरे में जाकर देखे। मुझे याद आया कि जिसने हमें यह घर दिलवाया था उसने एक चाबी का पुराना सा गुच्छा हमें दिया था। मैं तुरंत उस गुच्छे को खोजने लगी और उस कमरे का ताला खोल दी। अंदर का नजारा काफी भयावह था। कमरे में बत्ती नहीं थी, पर क्योंकि दिन का समय था तो कमरे में बने 2 बड़े बड़े रोशनदान से काफी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। जगह जगह पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। कमरे में हर जगह धूल ही धूल थी। ऐसा लग रहा था कि इस कमरे को साफ किए सदियां बीत गई है। मैं खांसते हुए अंदर की ओर धीमे कदम से बढ़ने लगी। कमरे में पुराना कबाड़ा इकट्ठा कर रखा था। जब मैंने उन सभी चीजों को गौर से देखा तो हैरान रह गई। वह संदूक, कुर्सी, मेज सब बहुत पुराने जमाने के थे। लग रहा था उन पर की गई नक्काशी 16वीं या 17वीं शताब्दी की रही होगी। किसी राजा
महाराजा के समय के। तभी मेरी नजर एक अजीब सी दिखने वाली ड्रेसिंग टेबल पर जाकर रुकी। उसका शीशा आधा टूटा था, पर फिर भी पूरी शक्ल उसमें दिख रही थी। आकर्षक होती चली गई। जैसे ही उसके पास पहुंची, उसको खोलने की कोशिश की, वह हिलने लगा। मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी, पर मेरे चीख की आवाज नहीं सुनाई दी। इससे पहले कि मैं कुछ करती, वह ड्रेसिंग टेबल मेरे ऊपर गिर गया। मैंने बहुत कोशिश की उसको उठाने की और खुद को निकालने की, पर ऐसा लग रहा था मानो कोई उस पर और दबाव बना रहा है। मैं बेहोश होने लगी कि तभी मुझे लगा कि किसी ने मुझे हाथ पकड़कर खींचा। जब होश आया तो मैं अपने बिस्तर पे थी और मेरे पति, बच्चे और डॉक्टर मेरे पास खड़े थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैं हैरानी से उनको देख रही थी। तभी तभी मेरा बड़ा बेटा रोशन बोला, मम्मी आप उस कमरे में बेहोश पड़ी थी, मैं आपको खींचकर बाहर लाया हूँ। मेरे पति मुझ पर चिल्लाते हुए बोले, वह टेबल थोड़ा सा और ऊपर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। तुम भी ना मंजू, हर हद कर देती हो। इतनी भी क्या सफाई करनी ही जरूरी थी। तभी डॉक्टर बोला, शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई, हल्का सा फ्रैक्चर है, हाथ में ठीक हो जाएगा। रात को मैंने अपने पति को सारी आप बीती सुनाई। मुझे ना इस घर से डर लगने लगा है। मैंने सब वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, सो जाओ सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने बड़े प्यार से कहा। मेरे पति अपने ऑफिस के चपरासी की बहन को घर ले आए। मंजू ये तुम्हारे काम में हाथ बताएगी और यह यहीं रहेगी, रोज आना जाना नहीं कर पाएगी। मैंने उसे उसका कमरा दिखाया और उस दिन का सारा काम समझाकर अपने कमरे में वापस आ गई। शुक्रिया आपको मेरी कितनी फिक्र है, यह कहकर मैंने अपने पति के गले लग गई। तभी मैंने खिड़की के बाहर एक साया देखा। मैं भागकर वहां गई, पर्दा हटाया, पर कुछ नहीं था, शायद वहम ही था। यह सोच अपने दिल को मना लिया। कुछ दिन थोड़े सुकून से बीते। फिर एक दिन हमारी बाई आंगन में बंधी तार पर कपड़ा डाल रही थी कि अचानक उसके चीख की आवाज सुनाई पड़ी। मैं भागकर वहां पहुंची तो देखा कि वह फर्श पर गिरी हुई है और जिस लोहे के डंडे पर तार बांधकर हम कपड़ा सुखाते थे वह उसके सिर पर गिरा हुआ है। अरे लता, यह कैसे हुआ? यह डंडा तो बहुत मजबूत है, यह तुम पर कैसे गिर गया? मैं अचानक से पूछी। फिर मैं किसी तरह उसको उठाकर बिस्तर पर लेटाई और अपने पति को ऑफिस में फोन कर बताया। मैम साहब यकीन मानिए मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो आराम से कपड़ा सुखा रही थी कि मेरी नज़र ऊपर पीपल पर पड़ी। बस उसे देख ही रही थी कि ये अचानक मुझ पर गिर पड़ा। वह दर्द से कराहते हुए बोली, मेरा माथा ठनका। जब भी हम में से किसी को चोट पहुंचती तब तक वो पीपल के पेड़ का साया दिखता है। उस दिन उस कमरे में भी पीपल के वृक्ष का साया साफ साफ दिख रहा था। मेरा शरीर कांप उठा। कहीं कोई पिशाच तो नहीं, कहीं कोई पिशाच तो निवास नहीं करता इस पेड़ पर, जो नहीं चाहता कि हम यहाँ रहें, इसीलिए हमें चोट पहुँचा रहा है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं अब बहुत डरी सहमी सी रहने लगी। जरा सी आहट होने पर मेरी रूह कांप जाती थी। मैंने उनसे इस डर और पीपल के पेड़ से जुड़ी सभी घटना अपने पति को बताया। चलो कुछ सोचते हैं, मेरे पति ने आश्वासन देते हुए कहा। कुछ दिन बीत गए। मुझे फिर सारा काम खुद ही करना पड़ा क्योंकि लता को गहरी चोट आ गई थी। वह गांव चली गई थी। एक दिन मेरे पति अपने साथ एक आदमी को लेकर आए। उन्होंने उसको पीपल का पेड़ दिखाते हुए कहा, यह पेड़ है, इसकी जितनी छटनी कर सके कर दो।
जब मैंने यह सुना तो भागकर वहां पहुंची। यह क्या कर रहे हो आप? पीपल का पेड़ भी भला कोई काटता है? मैंने गुस्से से कहा। मंजू, ये सब पुरानी बातें हैं। पेड़ चाहे कोई भी हो, सभी की छटनी तो जरूरी होती है, और फिर इसकी छटनी से इसकी छाया घर के हर कोने में नहीं पड़ेगी। तुम भी सुकून से रहोगी। चलो भैया, जल्दी करो। वह आदमी पीपल के पेड़ के तरफ जैसे ही बढ़ता है, तेज हवा चलने लगती है। देखते ही देखते हवा तूफान में तब्दील हो जाती है। तभी एक टहनी पेड़ से गिरी और एक बहुत तेज आवाज आई। मैंने अपनी आंख बंद कर ली। 2 मिनट बाद जब आंख खोली तो सब कुछ शांत हो गया था। मैंने जैसे ही आगे बढ़ी तो सामने जो दिखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति जमीन पे गिरे हुए थे और पेड़ की वह विशाल टहनी उनके सिर के ऊपर गिरी हुई थी और वह दर्द से चिल्ला रहे थे। मैंने घबरा कर रौनक को आवाज लगाई। उसकी मदद से हमने उस टहनी को जैसे तैसे हटाया और उनको अंदर लेकर आए। डॉक्टर के आने पे एम्बुलेंस बुलाई और हॉस्पिटल पहुंचे। मेरे पति की कमर में फ्रैक्चर आ गया था। यह सुनकर मैं सद रह गई। और कितनों को नुकसान पहुंचाएगा वह पीपल का पिशाच। कोई माने या ना माने, मुझे यकीन हो गया है कि इस घर में कोई है जो नहीं चाहता कि हम वहां रहें। उस समय यह सब अपने पति को बोलना ठीक नहीं समझा। मैंने पर मन में ठान लिया था कि जब वह ठीक हो जाएंगे तब हम घर छोड़ देंगे। अब हर रोज मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लगते थे। एक दिन मुझे थोड़ा लेट हो गया। मैंने घर का दरवाजा खुला देखा तो घबरा गई। मैं तुरंत अंदर पहुंच गई। जो देखा वह एक डरावना सपने से कम नहीं था। आंगन में मेरा छोटा बेटा डरा सहमा खड़ा था और ऊपर पीपल के पेड़ को देख रहा था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने ऊपर देखा तो मेरी सांसें हलक में ही अटक गई। मेरा बड़ा बेटा पेड़ से लटका हुआ था। यह देख मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर रौनक डर गया और उसका हाथ फिसल गया। मैंने फुर्ती से पास पड़ी चारपाई उसके नीचे कर दी और वह धम से उस पर गिर पड़ा। मैं उससे उठाकर अंदर कमरे में ले गई। उसकी पीठ बुरी तरह से लाल हो चुकी थी। मैंने उसकी पीठ की सफाई की और हल्दी वाले दूध पिलाकर सुला दिया। अब मेरी यकीन और मजबूत हो गई थी। सुबह जब रौनक उठा तो उसने मुझे बताया कि वह ऋषभ के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। शटल पेड़ पर अटक गई। वह उसे लेने ऊपर चढ़ा तो किसी ने उसे धक्का दे दिया। वह गिरने लगा तो अचानक उसने डाली पकड़ ली। पर तू ऊपर चढ़ा ही क्यों? मैंने मना किया था ना कि उस पेड़ के आसपास भी नहीं दिखना, मैंने गुस्से में कहा। वह मम्मी, मैंने और ऋषभ के बीच शर्त लगी थी। बस वह जीतना चाहता था। शर्त जीतने के चक्कर में तुम्हें कुछ हो जाता तो, मैंने उसे गले से लगाते हुए कहा। बस अब मेरे परिवार और नहीं सह सकती थी। मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। यह सब सोचते ही रहती थी कि एक परछाई दिखी। मैंने बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। तभी वह परछाई मुझे गेट पर दिखी। मैं उसके पीछे वहां भागी। जैसे ही मैंने गेट पार किया, गेट अपने आप ही बंद हो गया। मैंने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा तो एक साया घर के अंदर जाते दिखा। मैंने जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, गेट खुला ही नहीं। मैंने खूब जोर लगाया पर गेट नहीं खुला। मैं पसीना पसीना हो गई क्योंकि बच्चे अंदर थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी ऋषभ की चीख आई, मम्मी कहाँ हो आप? मुझे डर लग रहा है। बेटा मैं बाहर हूँ, गेट नहीं खुल रहा। तुम हिम्मत रखना। रौनक बेटा जल्दी से आ।
मैं चिल्लाकर बोली, पर मुझे लगा कि मेरी आवाज़ ऋषभ रौनक तक पहुंच नहीं रही। मुझे बार-बार ऋषभ की आवाज़ आ रही थी, पर मेरी उस तक नहीं पहुंच रही थी। मैं असहाय होकर गेट पर गिर गई। सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने फिर गेट खोलने की कोशिश की। इस बार गेट आसानी से खुल गया। मैं भागकर अंदर बच्चे के कमरे में गई। वहां देखा तो वह आराम से सो रहे थे। मेरी जान में जान आई। तब वह उठे तो मैंने उनसे पूछा कि रात को क्या हुआ था। मम्मी, कुछ नहीं हुआ था, हम तो आराम से सो रहे थे और हमने आपकी आवाज़ और हमें आपकी कोई आवाज़ नहीं आई। मैं समझ गई, उस पिशाच ने मुझे डराने के लिए यह सब किया। मैंने बच्चों को तैयार होने के लिए कहा। उन्हें ले मैं हॉस्पिटल गई। वहां अपने पति को सब कुछ बताया। डॉक्टर के मुताबिक एक दिन बाद उनका प्लास्टर खुलना था। मैंने तय किया कि उस रात मैं वहीं रुकूंगी बच्चे के साथ। अगले दिन सुबह प्लास्टर खुलने के बाद हम सब घर पहुंचे। मेरा इरादा दृढ़ था। मैंने सामान बांधना शुरू कर दिया। एक बार और सोच लो मंजू, शायद यह वहम हो। मैं कुछ नहीं जानती, शायद वहम हो, पर घटना तो कुछ और ही इशारा कर रही है। मैं अपने बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। अगर सच में कोई पिशाच हो तो नहीं, बस अब सोच लिया है, हम उस पिशाच को उसका घर लौटा देंगे। सामान बांधकर हमारी गाड़ी उस घर के गेट से बाहर निकल गई। मैंने मुड़कर देखा, पीपल का वो पेड़ शांत खड़ा था और उसके पत्ते हवा में लहरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अपनी जीत पर इतरा रहे हो। अब यह तब तक शांत रहेगा जब तक कोई वहां और रहने नहीं आता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर और कोई हॉरर कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।